तो पिछले क्लास में आपको मैं बता रहा था डायमेंशनल इक्वेशन का यूज क्या है, उसको मैं बता रहा था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन के यूज में किसी भी भौतिक राशि के वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे, ये बात हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान से सीखेंगे। सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें आपको मैंने बताया था सेकेंड यूज में क्या था, किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जिसमें आपको मैंने बताया था प्रश्न, क्या क्वेश्चन इसमें होता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से रहता है कि फोर्स बल का मान एस आई में यदि 1 न्यूटन है तो इसका मान सीजीएस में कितना होगा। सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? डायन। तो कितना डायन होगा ये बताना है। इसको बताने के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को हम लोग सीखने वाले हैं। अभी ये काम हम लोग कल कर रहे थे, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया जिसके कारण क्लास रुक गया था। तो चलिए अभी हम लोग इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसमें आपको लास्ट मोमेंट में बताया था मैंने, क्या बताया था, किसी भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का संख्यात्मक मान वो n से डिनोट करते थे। संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात है। इसको इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी
is directly proportional to the यूनिट। अब इसको हम लोग सिंबल में समझेंगे, वही तो लिखे हुए व्युत्क्रमानुपाती का इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अब इसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे कैसे, आइए गौर से। मैं आपको बताया था पिछले क्लास में, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग n से डिनोट करेंगे, संख्यात्मक मान को n से और मात्रक को u से, n समानुपाती का चिन्ह देके 1/u लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो ऐसे केस में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में बदलेंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा। यहाँ पर हम कांस्टेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, गुना 1/u। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, u हमारा इधर आ जाएगा, n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू को जब व्यक्त करते हैं तो आपको बताया था मैंने कि कलम का लंबाई बताना है 10 सेंटीमीटर। तो वो जो 10 हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और सेंटीमीटर जो हुआ यूनिट हुआ। तो यहाँ पर कहना चाहता है, ये स्टेटमेंट हमें क्या मिला कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो गुणनफल है वह हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं, इस लाइन का मतलब हुआ, अर्थात दे के लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान तथा मात्रक का गुणनफल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, इस बात को दिमाग में सेट रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, ये समझाना क्या चाहता है, ये बताना क्या चाहता है। तो चलिए बहुत गंभीर होके ध्यान से हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। यदि आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये बात हम लोग बच्चों को याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका यूनिट छोटा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यदि यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यही कहना चाहता है। फिर आपके बाद लास्ट में मिला आपको कि दोनों का गुणनफल जो है वह हमेशा निश्चित होगा। गुणनफल को के मान को लिखेंगे तो वह हमेशा कांस्टेंट होगा। तो कैसे कांस्टेंट होगा, आइए उसको एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे फोर्स, या हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, इन फर्स्ट सिस्टम, यदि किसी का वैल्यू किसी सिस्टम में दिया है तो उसको हम लोग फर्स्ट सिस्टम बोलेंगे। इन फर्स्ट सिस्टम, प्रथम पद्धति में आपको देखना है, यहाँ पर इन फर्स्ट सिस्टम हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि
न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करेंगे हम लोग n1 से, और यूनिट को डिनोट करेंगे, मात्रक को डिनोट करेंगे u1 से। तो यहाँ पर n1 और u1 का जो प्रोडक्ट होगा वह हम कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे। अब कोई दूसरे सिस्टम में विचार करते हैं, दूसरे पद्धति में विचार करते हैं। अब लिखते हैं हम लोग इन सेकेंड सिस्टम, दूसरे पद्धति में, मतलब इसको फर्स्ट सिस्टम, प्रथम पद्धति में बोल सकते हैं हम लोग। प्रथम पद्धति में हम लोग ऐसा सोचेंगे, सेकेंड सिस्टम मतलब दूसरे पद्धति में, दूसरे पद्धति में जो वैल्यू हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कह देंगे n2 और यूनिट को हम लोग कह देंगे u2। तब यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट फिर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे n2 इंटू u2 बराबर कांस्टेंट। ये दूसरा इक्वेशन आपका आ गया। अब जरा सा बैक गियर लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर आप गौर से देखोगे n और u का गुणनफल कांस्टेंट होगा किसी भी पद्धति में। तो इसको मैंने दो बार यूज किया। एक बार जब वैल्यू कोई चीज़ का दिया रहेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम, और जिसमें निकालना कहेगा उसको कहेंगे सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ पर दो सिस्टम हो गया। कितना सिस्टम हुआ? दो सिस्टम हो गया। तो उन दोनों सिस्टम में बारी बारी से हम लोगों ने सोचा। एक बार मैंने कहा कि ये फर्स्ट सिस्टम है, तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल कांस्टेंट होगा। फिर सेकेंड सिस्टम में सोचेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल कांस्टेंट होगा। तो एक ही भौतिक राशि का मान है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मान है, शुरू में दिया हुआ रहेगा, फिर बाद में उसको बदलने जो कहेगा। तो शुरू में जिसका मान दिया रहेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम, और जिसमें बदलने कहेगा वो सेकेंड सिस्टम। हो सकता है किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का मान SI में दिया हुआ है, SI को कहेंगे फर्स्ट, और CGS में निकालना है तो उसको कहेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट सिस्टम हो गया, SI को फर्स्ट और CGS को सेकेंड बोलेंगे। इसी तरह से और कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि FPS सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है और उसको SI में निकालने का आता है, तो FPS को कहेंगे फर्स्ट और SI को कहेंगे सेकेंड। यही है सोचने का तरीका, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको कि सर लंबाई का मान, मान लीजिए कि आपका मान जो है लंबाई का मान 1 मीटर दिया है, उसको पूछेगा कितना सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 मीटर दिया हुआ है ये 1 हो गया तुम्हारा n1 और m हो गया तुम्हारा u1। फर्स्ट सिस्टम का नाम हो गया कौन सी? SI। अब इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो ये हो गया CGS। ये हो गया सेकेंड सिस्टम, ये हो गया फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को कहेंगे n1 बराबर हो गया 1 और यूनिट हो गया u1 मीटर। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जानते हैं, इसको तो निकालना है, लेकिन दूसरे पद्धति में यूनिट का मान u2 का मान क्या हुआ? सेंटीमीटर। तो ये हुआ सोचने का तरीका फर्स्ट और सेकेंड। यदि लंबाई का मान SI में दिया है, SI को फर्स्ट सिस्टम, और CGS में निकालने का आता है तो CGS को सेकेंड सिस्टम बोलेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 का मान 1 और यूनिट u1 का मान मीटर, और सेकेंड सिस्टम में n2 का मान खाली जगह है, वही निकालना है आपको। n2 की जगह खाली जगह क्या भरेंगे, और यूनिट का u2 का मान क्या हुआ? सेंटीमीटर। यही हुआ सोचने का तरीका। अब देखो गौर से, आप लोगों को इन दोनों समीकरण का यूज करेंगे, 1 और 2 को यूज करेंगे। तो एक का भी RHS में क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट, और दूसरे के भी RHS में क्या लिखा है? कांस्टेंट। तो दोनों में कांस्टेंट है RHS में, RHS बराबर होता है, LHS को बराबर करते हैं कि नहीं? तो LHS को बराबर करेंगे, हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और समीकरण का उपयोग करके हम लोग सवाल बना लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा
समीकरण 1 तथा 2 से सोचेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से सोचना जब चाहेंगे तो क्या होगा आपका, गौर से देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से आप बच्चे यही कह पाओगे N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। यह एक समीकरण आपको मिल चुका, या फार्मूला मिल चुका। अब इसी फार्मूला से यहाँ पर देखिए गौर से, N1 का मान मालूम है, लेकिन N2 का मान खाली है। N2 कितना निकलेगा, उसका वैल्यू कितना होगा, हम लोगों को बड़ी आसानी से इस लाइन से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से N2 बराबर मैं लिखना चाहूँगा, N2 बराबर आपका हो जाएगा, ये U2 जाके भाग हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा सर N1 इंटू U1 बाय U2। ये आपका एक फार्मूला हो गया, जिस फार्मूला का उपयोग करके N2 का मान निकालेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप लोग, यही फार्मूला हुआ। अभी तुरंत मैं इसका उपयोग करके आपको सिखा रहा हूँ, इस फार्मूला का कहाँ पर आप उपयोग करोगे, लेकिन थोड़ा इस फार्मूला में और चेंज लाते हैं, उसको ज़्यादा उससे सीखेंगे। तो चलिए इसको याद रख लीजिए आप लोग कि N2 बराबर N1 इंटू U1 बाय U2, ये एक फार्मूला बन गया। किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को, भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना जब है, तो यही फार्मूला आपको मदद करेगा। एक फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला आपके सामने आने वाला है, जिसके मदद से हम लोग और आसानी से बना सकेंगे। इसमें थोड़ा सा तकलीफ होगा, ये थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने के लिए कहेगा, लेकिन और जो एक फार्मूला देंगे उससे दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, हम आसानी से बता देंगे। चलिए इस फार्मूला का यूज करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। रेडी है? यस। बढ़ो आगे। यस। तो तुरंत आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, इस फार्मूला का सर कहाँ उपयोग करेंगे, जरा सा क्वेश्चन के रूप में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, का वैल्यू आपको दिया हुआ है SI में 1 जूल हो तो इसका मान CGS में ज्ञात करें। यह एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को, सेंटेंस को समझने के लिए आसानी से समझेंगे कि सर वर्क का वैल्यू आपको मालूम है, वर्क का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1 जूल। इसका मान बताना है किसमें, CGS में। तो CGS में खाली जगह कर दीजिए इसे, और आपको याद होगा कार्य का CGS यूनिट मैंने सिखाया था, और वो याद रखना है कौन सी है, अर्ग। तो ये सेंटेंस में लिखा है, उसी सेंटेंस को शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे। दोनों बात एक ही बता रहा है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में है, ये शॉर्टकट है, लेकिन क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहा है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग। जूल SI यूनिट, अर्ग क्या हुआ, CGS यूनिट। वर्क का वैल्यू कितना है, 1 जूल। तो CGS में, अर्ग में कितना होगा, यही हमको खोजना है। तो चलिए आइए कैसे खोजेंगे, आप बच्चों को ध्यान में से सुनना है। तो आपको मैंने कभी सिखाया था जूल किसको माना गया है और अर्ग किसको माना गया है, तो आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं। तो सर यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, इस सवाल को देखकर हम लोग समझेंगे कि एक जो होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा N1, और ये जो जूल होगा, ये जूल होगा आपका U1, और यहाँ पर जो खाली जगह है वो है N2, सेकेंड सिस्टम में हुआ, इसका मान निकालने कहा गया है। और ये अर्ग जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे U2। तो N2 निकालना है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फार्मूला देखा था, N2 बराबर N1 इंटू
U1/U2। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, वो सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे N2 बराबर सर N1 इंटू U1/U2। चलिए अब सबका मान बैठा दीजिए आप लोग। तो जैसे मान बैठाओगे आप लोग तो यहाँ पर गौर से देखना, N2 बराबर आपको लिखना होगा N1 का मान कितना है 1 बैठा दीजिए, और इंटू U1 का मान क्या है जूल, तो जूल बैठा दीजिए, और U2 का मान कौन सी है अर्ग। ये हो गया। अब देखिए बड़ा मजेदार बात है, जूल और ये अर्ग ये दोनों माना हुआ चीज है और दोनों साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, जूल किसको माना गया था, अर्ग किसको माना गया था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को, यूनिट को डिफरेंट सिस्टम में लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने वर्क और एनर्जी, प्रेशर, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का सिखाया था, जिसको मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखना। तो अब यहाँ पर दोनों का वैल्यू बैठाना है, तो इसको मैंने आपको सिखाया था, याद आ जाएगा जल्दी से, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वर्क का डायमेंशन होता है ML2T-2 होता है कि नहीं होता है। तो m पर पावर कितना है 1 है। तो मास का ऐसा यूनिट लिखेंगे kg, लेंथ का क्या लिखेंगे मीटर, और टाइम का क्या लिखेंगे सेकेंड। kg पर पावर कुछ नहीं 1, लंबाई का पावर मीटर 2, तो पावर कितना है 2, और टाइम पर पावर -2। ये हुआ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 लिखने का कोई जरूरत, इसी को माना गया है कौन सी जूल। इसी को क्या माना गया है जूल, इसी को माना गया है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑनलाइन क्लास में पहले से। ये आपको याद रहना चाहिए था कि जूल किसको माना गया है, एक बात वो याद रखना था। फिर अर्ग के बारे में सोचो, अर्ग किसको माना गया था। तो पर सर इसका यदि हम लोग सीजीएस यूनिट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, लंबाई का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड। पावर ग्राम पर पावर कुछ नहीं 1, सेंटीमीटर पावर 2, सेकेंड पर पावर -2। ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप लोगों को याद होगा, इसी को कहा गया था अर्ग। क्या कहा गया था अर्ग। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या माना गया है जूल, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या माना गया है अर्ग। ये आपको याद रखना चाहिए, वो याद रहेगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए गौर से, गलती से आप भूल गए, क्या हुआ भूल गए कि किसको कर रहे, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो मुझे डायमेंशन मालूम है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, उस डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से मैंने एसआई यूनिट भी लिख लिया और सीजीएस यूनिट भी लिख लिया बिना टेंशन का, आराम से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है तो प्यारे बच्चों हम लोग उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट सबको मैं आसानी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया। अब चले आइए सवाल पर, हम लोग जो सवाल बना रहे थे वहाँ आ जाते हैं। ये बगल में आपका रफ वर्क हुआ, इसको आपको याद रखना चाहिए हमेशा सभी बच्चों को। भूल गए हैं तो सोचने के लिए मैंने सिखाया, अब याद है तब सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान बैठाइए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप लोग, N2 बराबर N1 का जगह 1 था 1 रहने दो, इंटू जूल हटा दो, जूल हटा के क्या लिखोगे आप वहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय अर्ग। अर्ग में अब ये लिखोगे अर्ग के स्थान पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो तो गौर से फटाफट, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा लगता है, पावर -2 पावर -2 सेकंड गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर सेकंड गया काम से, कहाँ गया पता नहीं, भोज खाने। ये सेकंड गया, आपका काम खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा है केजी और ग्राम।
तो आप लोग केजी और ग्राम को एक जैसा बना सकते हैं, केजी को ग्राम में बदल सकते हैं। हाँ सर, ये भी इजी बात, ये तो प्राइमरी स्कूल से जानते हैं। क्या जानते हैं? 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। तो केजी जहाँ है उसको हटा के वहाँ 1000 लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दीजिए भाई लोग, केजी को हटा के लिखेंगे 1000 ग्राम बाय, ग्राम तो है, ठीक है, नीचे में ग्राम है, मीटर स्क्वायर और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को एक जात में लाओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो मीटर स्क्वायर को हटा के वहां पर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे? बोलो कितना लिखेंगे? आपको सिखाया गया था कभी लाइफ में, याद आएगा, बगल में लिखते हैं। हर चीज को बगल में सिखाना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो मजा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। अब स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करना होगा कि नहीं करना होगा? तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और 10 पर पावर 2 पर पावर 2, 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर, निश्चित रूप से ये हो गया। तो जहां पर मीटर स्क्वायर है वहां लिखेंगे 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो गया 10 पर पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप देखो तो फटाफट आपको कुछ करता हुआ नजर आएगा। अब ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, हो जाएगा। बचा क्या? यहाँ 1 2 3 जीरो, इसमें क्या जीरो? 4 जीरो। तो बस बाकी सब कट गया ना, गौर से देखना, बाकी सब कट गया। प्यारे बच्चों, आपका काम आज का कंप्लीट लगता है, होता हुआ दिख रहा है। जो मैं सिखाना चाहता था वो आपको मिलता हुआ नजर आता है। N2 बराबर आपका निकल जाएगा 1 गुना 10 पर पावर 7। जल्दी देखिए, 3 शून्य इसका, 4 शून्य इसका, मिलके हो गया कितना? 7। 3 और 4 7 जीरो हो जाएगा, तो 10 पावर 7 लिखेंगे। N2 का मान आपने निकाल लिया सर, ये निकला। अब आपको खाली जगह में भरना है। तो खाली जगह यहाँ पर था ना, 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो मैं कहूंगा 10 टू द पावर 7। आगे में 1 है, नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो हमारा जवाब सिर्फ हो जाएगा 10 पावर 7। 1 गुना रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बातें कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब दूसरा फार्मूला बताते हैं। यह एक सिंपल फार्मूला था। इस फार्मूला में क्या दिक्कत हुआ आपको मालूम है? आप लोगों ने कोई देखा कि इस फार्मूला का यूज करेंगे, हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जूल किसके बराबर है, अर्ग किसके बराबर है, हम सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा। गलती से भूल गए ये दोनों बात तो ये फार्मूला हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, ये हमको मदद नहीं कर पाएगा। इसको यूज करने के लिए ये चीजें बच्चों को याद होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो सर अब एक ऐसा फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं जिसमें ये बात भूल भी गए तो भी सवाल बनेगा। तो सर वही ना पहले बताइए, ये तो बाद में बताते ना। जिसमें कुछ याद नहीं रखना पड़े और सवाल बन जाए, वही बताइए पहले। क्या सही बात है ना? कोशिश करते हैं क्या? तो चलिए याद लिख लीजिए, आपको वो फार्मूला बताने जा रहा हूं जल्दी से। एफपीएस में तो यहाँ पर मास में लिखेंगे पाउंड एलबी, और लंबाई का फुट एफटी, टाइम का सेकेंड, पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
कुछ ना भाई, FPS में कुछ ना होता, दूसरा पता। इंडिया में लोग ना है ढेर सम्मान करता है, ढेर सम्मान करने के लिए साइंटिस्ट का नाम को मान लेता है। बाकी ब्रिटिश लोग वो सब नहीं करता, बोल जो ओरिजिनल है उसी को देखना है, समझ गया ना। हाँ, हम लोग ढेर लोगों का सम्मान करते हैं, वहाँ पर कोई सम्मान उमान नहीं है। चलिए, हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको दूसरा फॉर्मूला देने जा रहे थे, जिस पर हम लोग आसानी से सवाल को बनाएंगे, और वहाँ पर जूल और अर्ग किसके बराबर है ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग तैयार हो जाइए। सर, यदि कहता मैं आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, थोड़ा देर रफ गप सुनिए गौर से। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिखने कहेगा, तो प्यारे बच्चों यदि आपने क्लास किया है तो इसका जानते हैं, क्या जानते हैं, MLT-2। तो यहाँ पावर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पावर क्या है, -2। लेकिन भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का नाम मालूम है, तब ना यहाँ 1 1 2 आपको -2 होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ होता कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम नहीं मालूम है, तब कहेगा उसका डायमेंशन फार्मूला लिखो। तो सर यहाँ तो परेशानी है, क्या परेशानी हो सकता है, वहाँ पर M लिखेंगे, L लिखेंगे, T लिखेंगे, लेकिन पावर क्या है वो मेरे को मालूम नहीं होगा। वो तभी मालूम होगा जब इस भौतिक राशि का नाम मालूम रहेगा तब। तो भौतिक राशि का नाम नहीं मालूम है, तो यहाँ पावर अपने मर्जी से लिखेंगे XY। हम लोग सुनते थे बच्चे क्लास में, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, कोई चीज़ कैलकुलेट करने कहता है और नहीं मालूम है, सपोज दैट XYZ, करते थे कि नहीं। तो यहाँ पर पावर नहीं मालूम है कुछ, हम लोग क्या मान लेंगे, XYZ। कब, जबकि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमें मालूम नहीं है, सिर्फ लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखोगे दो सिस्टम होता था, कितना सिस्टम, दो सिस्टम। पहला जिसमें दिया रहेगा वैल्यू फर्स्ट सिस्टम, और दूसरा जिसमें निकालने कहेगा। तो फर्स्ट सिस्टम वाला में हम लोग यहाँ पर M1 L1 T1 लिखेंगे, और दूसरे सिस्टम में जब कहेगा M2 L2 T2 लिखेंगे, पावर XYZ। फर्स्ट सिस्टम में ऐसे लिखेंगे यूनिट, और सेकेंड सिस्टम में ऐसे लिखेंगे। यदि भौतिक राशि का नाम मालूम हो जाएगा तब कह देंगे x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर -2। नाम मालूम हो गया तो ये मालूम हो गया, नाम नहीं मालूम है तो ये लिखेंगे इस तरह से। तो पावर m पर पावर यहाँ कितना है 1, यहाँ m पर पावर कितना है x, x बराबर क्या होगा 1। l पर पावर यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। और t पर पावर क्या है z, यहाँ क्या है -2, तो z बराबर क्या हो जाएगा -2। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी मालूम ही नहीं है तो डायमेंशन फार्मूला लिखते समय हम बच्चों को ध्यान देना होगा, उसके पावर पे लिखेंगे XYZ, राइट। तो चलिए अब हम लोग गौर से देखेंगे। अब जब ये बात हम लोग देख सीख गए, तो फर्स्ट सिस्टम में यूनिट का सिंबल क्या लेते थे, U1। तो U1 बराबर हम लोग अब ये लिखेंगे, और दूसरे सिस्टम में जो लिखते थे यूनिट U2 बराबर हम लोग ये लिखेंगे। ये लिखने का तरीका हो जाएगा, और तब हम लोग आगे आराम से काम कर पाएंगे। तो चलिए, ये रफ क्या था, मैं इसको खत्म कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, भूल जाइए आप लोग। अब आप लोग लिखिए फर्स्ट सिस्टम में यूनिट लिखने के लिए कोई कहेगा सिंबल लिखोगे आप लोग U1, U1 बराबर लिख दोगे आप लोग M1 L1 T1, पावर दे दोगे X Y Z, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और सेकेंड सिस्टम में ध्यान से देखना, सेकेंड सिस्टम में यूनिट लिखने कहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे U2 इक्वल टू M2 L2 T2 पावर X Y Z। इतना बात हम लोग कह देंगे, आराम से लिख सकेंगे।
अब देखिए गौर से, तब आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है N2 बराबर फार्मूला आपने देखा था N1 इंटू U1 बाय U2। तब देखना गौर से, अभी तो दिमाग को कंसंट्रेट रखो, तो हो जाएगा N1 इंटू U1 U2 का वैल्यू पुट कर दो वहां से लाके इसको, तो यहाँ पर कहोगे, क्या कहोगे आप लोग, M1X L1Y L1Y T1Z बाय U2 का मान हो जाएगा M2X L2Y और T2Z। ये बात है आपका होगी। अब जैसे इसको लिखेंगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से। तो यहाँ से N2 बराबर N1 तो लिखिएगा जरूर, इंटू M1 M2, यहाँ M1 पर पावर भी x है, M2 पे पावर भी यहाँ पर x है, तो दोनों पे पावर x यदि है तो बाबू लोग ध्यान देना गौर से, क्या करेंगे हम लोग एक साथ लिख सकते हैं M1 बाय M2 होल पावर x लिख सकते हैं। सोचो, जल्दी सोचो, संभव है? हाँ सर, M1 बाय M2 पावर x तो दो बार क्यों लिखेंगे, एक साथ लिखे होल पावर x कर सकते हैं कि नहीं, फिर अलग करेंगे स्वतः ये हो जाएगा। फिर L1 और L2 पर देखो गौर से, L1 L2 पर नीचे है पावर y है, तो उसको भी एक साथ लिख देंगे L1 बाय L2 होल पावर क्या हो जाएगा y, और फिर यहाँ पर T1 और T2 है, पावर z है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फिर से T1 बाय T2 होल पावर। तो आपने देखा गौर से, यहाँ पर यही एक फार्मूला बना जिसको आपको याद रखना है, और इस फार्मूला का नंबर हम लोग 4 दे देते हैं। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो आपको डायन किसको कहा गया है, जूल किसको माना गया है, वो याद नहीं भी है तो भी सवाल आपका बन जाएगा बिना परेशानी का। तो चलिए हम इसका उपयोग करने के लिए एक सवाल लिखाएंगे, उसको बनवा देंगे, तब फिर हम आपको छोड़ेंगे। जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी लिख लीजिए आप लोग। हो गया लिखा हुआ, जल्दी कीजिएगा। चलिए यह फार्मूला आपको मिल चुका, अब हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करेंगे, तैयार है आप लोग? एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, रेडी? आगे बढ़े। तो फार्मूला सबको याद हो गया, बोलिए तो जल्दी से। N2 बराबर N1 इंटू M1 बाय M2 होल पावर x, L1 बाय L2 होल पावर y, T1 बाय T2 पावर होल पावर z। अब कोई पूछेगा सर इतना तो लिख दिए, अब बताइए ना ये x y z को हम लोग क्या बोलेंगे। आप देखा, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x कॉमा y तथा z, x कॉमा y तथा z क्रमशः m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास, L क्या है, लंबाई, तथा समय, M होता है मास द्रव्यमान, L होता है लंबाई और T होता है समय का पावर है। और बोला था आपको भौतिक राशि के पावर को ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। मतलब यहाँ पर द्रव्यमान का डायमेंशन हो गया x, लंबाई का डायमेंशन हो गया y और समय का डायमेंशन हो गया z। ये x y z यहाँ पर पावर में आपका है। तो चलिए आइए ध्यान देंगे। अब इस फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करें, कहाँ करें, उसके लिए क्वेश्चन लिखा रहे हैं। तैयार हैं? हम चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
if the value of force in SI is 1 Newton, then find its value in CGS सिस्टम। प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं, यदि बल का मान SI में 1 न्यूटन हो तो इसका मान CGS में ज्ञात करें। यह एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न आपका है। इस प्रश्न को अब हम लोग दो फॉर्मूला से बना सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 जो आपको दिखाए थे और फॉर्मूला नंबर 4, ये फॉर्मूला नंबर 4, इससे भी बना लेंगे सवाल को। और फॉर्मूला नंबर जो आपको 3 मिला था, कहाँ गया रे भाई? 3 हो गया, जल्दी मिलो। हो गया भाई, खोजते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला नंबर 3 आप दोनों से मदद यूज लेके बना सकते हो। इसका भी यूज करेंगे और चौथा का भी यूज करेंगे। तो चलिए, इसका यूज करके तो एक एग्जांपल दे दिए थे, अब हम चौथा फॉर्मूला जो लिखाए हैं उसको यूज करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। चलिए, इस फॉर्मूला का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फोर्थ फॉर्मूला से कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या सोच होगा, आइए गौर से सीखिएगा। गौर से एकदम एक एक लाइन को गौर से सुनना है आप लोगों को, जरा सा भी आस्कत नहीं करना है। फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, एकदम तैयार है सुनने के लिए? यस। यहाँ पर हम आपको सिखाना चाहते हैं, गौर से देखिएगा। सवाल को पढ़ के पता चलेगा कि फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम कौन है, और फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है वो भी हमको पता चल जाता है। और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपके सवाल में पता चल रहा है, कौन सी है? आपका फोर्स, बल है। तो यदि फिजिकल क्वांटिटी का नाम पता चल जाए तो आप सबसे पहले उसका डायमेंशन लिख लो। तो फोर्स का डायमेंशन पूछेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको सभी बच्चों को पता है, M/L/T-2। एम पर पावर कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, एम पर पावर कुछ नहीं तो कितना समझेंगे? 1। इतना लिख देने के बाद डायमेंशन लिखने से फायदा क्या होगा, जल्दी देखिएगा। डायमेंशन से फायदा क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान आपको मिल जाएगा तुरंत। सही में गौर से देखो, एम पर पावर एक्स, यहाँ देखो बाबू, एम पर पावर कितना? 1। यहाँ पता चला सर एक्स बराबर 1। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? एक्स बराबर 1। एक चीज पता चल गया। फिर देखो लंबाई पावर कितना है? 1। यहाँ फॉर्मूला में देखो लंबाई पावर क्या है? y। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर सर, y इक्वल टू क्या कहेंगे? 1। अब यहाँ टाइम पर पावर -2, यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ टाइम पर पावर क्या है? z। तो स्पष्ट हो गया टाइम पर पावर z, तो z का मान हो गया यहाँ पर माइनस। आया समझ में? जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं उसमें अज्ञात राशि था एक्स वाई जेड, जिसको मैं नहीं जानता था, जबरदस्ती मान लिए थे एक्स वाई जेड। क्या उसका वैल्यू आपने खोज पाया? हाँ सर। कैसे? डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें अपने आप MLT आएगा। एम पर पावर जो होगा वो एक्स का मान बताएगा, एल पर पावर जो होगा वो वाई का मान बताएगा, और टी पर पावर जो होगा वो जेड का मान बताएगा। इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड खोज कर आराम में रहेंगे।
चलिए एक स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप इसमें क्या चाहिए, आइए उसको गौर से देखिए। दूसरा स्टेप आपका है, आप एक दो लाइन खींच दो, बीच में ऐसे लंबा लाइन खींच दो और लेफ्ट साइड में आप लिख दो फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम लिखो, और दूसरे तरफ लिख दो तुम लोग सेकेंड सिस्टम। अब बंटवारा करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को अलग अलग। तो फर्स्ट सिस्टम में गौर से देखिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है, सवाल से पकड़ेंगे। सवाल से कैसे पकड़ेंगे सर, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि सवाल में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, बल का मान किसमें दिया हुआ है, SI में, और इसका मान निकालना किसमें है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था आपको, जिसमें वैल्यू दिया रहेगा उसको कहेंगे आप फर्स्ट, और जिसमें निकालना कहेगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंड। तो बताओ फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या बोले यहाँ पर, सीजीएस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गलत बात, गलत बात, बुड़बक नहीं बनना है, SI। फर्स्ट सिस्टम क्या होगा, SI में दिया हुआ वैल्यू तो SI हुआ फर्स्ट, निकालना किसमें है, CGS में, ये होगा सेकेंड सिस्टम, CGS। अब देखो गौर से, ये लिखने से फायदा क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल आपने क्या चुना है, N1, मास का सिंबल क्या चुना है, M1, लेंथ का सिंबल क्या चुना है, L1, और टाइम का सिंबल क्या चुना है, T1। और सेकेंड सिस्टम में CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल क्या चुना है, N2, मास का सिंबल क्या चुना है, M2, लेंथ का क्या चुना है, L2, समय का क्या चुना है, T2। राइट, सवाल पढ़कर मुझे पता चलेगा सर, क्या क्या पता चलेगा, गौर से देखना, N1 का मान कितना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, SI में वैल्यू दिया हुआ कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, यही ना 1 न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया। सेकेंड सिस्टम में कितना, क्या पूछ रहा है, कितना होगा CGS में मान, N2 बराबर वाट, N2 बराबर वाट। मास, फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है, SI। SI में मास का वैल्यू की यूनिट क्या होता है, kg, मास का यूनिट क्या होता है, kg। और CGS में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। और लंबाई का क्या होता है, SI में मीटर, और लंबाई CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। यस, और फर्स्ट सिस्टम में टाइम का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड, और सेकेंड CGS में भी क्या होता है, सेकेंड। तो गौर से देखो, फार्मूला में जितना चीज का जरूरत है आपने यहां से यहां तक में खोज चुका है, खूब गौर से देखिएगा तब। अब आपको फार्मूला खोजना है, फार्मूला क्या है, जल्दी अपना ध्यान वहां ले चलिए आप लोग। फार्मूला आपका क्या है, जल्दी अपना ध्यान वहां ले चलिए। तो फार्मूला क्या था आपका, N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 होल पावर X, L1 बाय L2 होल पावर Y, T1 बाय T2 होल पावर Z। देखो तो इसमें जितना चीज है सबका वैल्यू यहाँ में दिख रहा है क्या, खूब गौर से देखिएगा ध्यान लगा के, है कि नहीं है, पुट कर सकते हैं, पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपके पास है। N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू 1 इंटू M1 का वैल्यू kg, गौर से देखो कहां से आया, kg, M1 की जगह kg, M2 का मान क्या है, ग्राम, x का वैल्यू कितना है, 1, फटाफट हो गया। एक बार पूछे न्यूटन क्या है, डायन क्या है, ना पूछे, सवाल बनते जा रहा है ना, बन गया। L1 का मान है देखो यहाँ पर मीटर, मीटर, L2 का मान सेंटीमीटर, Y का मान 1, T1 का मान सेकेंड, T2 का भी मान सेकेंड, और Z का मान -2। सब चीज का वैल्यू पुट कर दिया। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 अपने जगह ठीक है। अब देखो गौर से बाबू लोग, kg और ग्राम है कि नहीं है, तो kg को ग्राम में बदलोगे तब ना कटेगा। यहाँ लिखोगे आप 1000 ग्राम बाय ग्राम, kg को हटा के 1000 ग्राम लिख दिए,
पावर 1 है दे दिए, इनटू मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देंगे बटे सेंटीमीटर, पावर आम जो है लिख देंगे यहाँ पर। सेकेंड बाय सेकेंड कट गया कि नहीं कट गया, कट जाएगा क्या होगा 1, और 1 पे पावर कुछ भी, 1 पे पावर कुछ भी, वैल्यू कितना, 1 पे पावर कुछ भी, वैल्यू कितना 1, 1 पे पावर जो लिखना है लिख दो, लेकिन आंसर क्या कहोगे 1। वन ग्राम ग्राम कट जाएगा आपका, ग्राम ग्राम कटा दो जल्दी से, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा दो, यहाँ सेकंड सेकंड कट गया था यहीं पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 1000 गुना 100, बाकी सब खत्म हो गया उधर, तो ये वैल्यू हो गया आपका 10 टू द पावर 5। तो N2 बराबर आपका निकल गया 10 पर पावर 5। ये हुआ आपका। अब हम लोग जल्दी से इसको आप लिख लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस? नहीं, मेरी मर्जी, हम दोनों में जो यूज कर सकते हैं, न्यूटन, डायन, जूल, ये सब याद है ना, तो पहला तीसरा नंबर यूज कर लोगे। अब वो लग रहा है कन्फ्यूजन की भूल रहे हैं, तो फिर इसमें कभी आया न्यूटन डायन को? नहीं आया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, मास, लेंथ, टाइम, दुनिया में सब बच्चा जानता है, एक बार जो देख लिया कभी नहीं भूलता है, तो ये सब आया, फटाफट फटाफट बिठा दिए, सॉल्व कर लिए। लेकिन डायन, जूल, आर्ग, ये कंफ्यूज हो सकता है, भूल सकते हैं, इसलिए उसका सहारा लेने का जरूरत है ही नहीं। इस तरह से बनाएंगे, हमारा जवाब बन जाएगा। तो चलिए आप लोग लिख लिए, फिर आप लोग तैयार होइए, फिर अगले क्लास से मिलते हैं हम लोग नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ। जितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको आज हो सकता है मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, कल कितने बजे आपका टेस्ट लेंगे ये आपको मैसेज जाएगा। लाइव टेस्ट मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन रहेगा, आपको समय देंगे, 1-1 मिनट जवाब देना है, चेक करके जवाब दीजिएगा, फिर आपका सही गलत बोलेंगे और उसको फिर सही करके सही जवाब देंगे। तो अभी तक जितनी बातों को मैंने पढ़ाया ऑनलाइन में, उसका लाइव टेस्ट मैं लूँगा कल, लेकिन टाइम अभी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, अगले व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैसेज में आपको चला जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।